हेलो गाइस, यूट्यूब के हैनीटा नोट्स में आप लोगों का स्वागत है। कल हमने कोशिका विज्ञान पढ़ चुके, आज हम देखेंगे कोशिका विभाजन। ठीक है, सेल डिवीजन। तो कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम विर्चाउ 1855 में देखा था। कोशिका विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं: असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, कोशिका विभाजन को डिटेल से देखने से पहले हम कोशिका चक्र देखते हैं। आखिर कोशिका विभाजन होता कैसे है? तो पहले मातृ कोशिका होता है। ठीक है, मातृ कोशिका, इसका पहले वृद्धि होता है। ठीक है, पहले वृद्धि होता है। वृद्धि होने के बाद इसमें डीएनए प्रतिकृति होती है, मतलब 2n डीएन है तो 4n हो जाएगा। ठीक है, इसमें संख्या बढ़ती है डीएन की। उसके बाद में ये 2 कोशिकाओं में बढ़ जाता है, टूट जाता है, 2 कोशिकाओं में टूट जाता है, जिसे संतति कोशिका कहते हैं। ठीक, पहले मातृ कोशिका था, फिर ये 2 भागों में टूट गया, जो संतति कोशिका कहलाता है। ठीक है, पहले कोशिका वृद्धि होती है, फिर डीएन की प्रतिकृति होती है, फिर ये 2 भागों में टूट जाता है, जिसको संतति कोशिका कहते हैं। तो ऐसा होता है कोशिका विभाजन। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन वैसे हम देखें तो उतने डिटेल से नहीं देखेंगे, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं हम उसी टाइप से देखेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं असूत्री विभाजन। तो असूत्री विभाजन किसमें होता है? तो यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं में होता है। ठीक है, अविकसित कोशिकाओं में, जैसे कि जीवाणु, नीलहरित शैवाल, यीस्ट, अमीबा, प्रोटोजोआ आदि में होता है। जो हम पढ़ रहे थे जब जीव जगत को बांटे थे 5 भाग में, जिसमें से मोनेरा भाग था। मोनेरा क्या था? अविकसित कोशिकाएं थी, उसकी केंद्रक नहीं पाया जाता था। ठीक, तो वैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल, यीस्ट, अमीबा, प्रोटोजोआ, ये सब असूत्री विभाजन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम समसूत्री विभाजन। ठीक है, समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन को सबसे पहले जंतुओं में देखा था वाल्थेर फ्लेमिंग ने। जंतुओं में किसने देखा था? वाल्थेर फ्लेमिंग ने। और वाल्थेर फ्लेमिंग ने ही इसका नाम माइटोसिस रखा। समसूत्री विभाजन को इंग्लिश में माइटोसिस कहते हैं। ठीक है, तो माइटोसिस नाम दिया वाल्थेर फ्लेमिंग ने। समसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका होते हैं और 2 संतति का निर्माण करते हैं, डॉटर सेल। जो हम यहाँ देखे थे, ये जिस प्रकार ये कोशिका मातृ कोशिका हो गया और ये 2 कोशिकाओं में टूट गया, तो ऐसे ही समसूत्री विभाजन में होता है। और क्या होता है? यदि मातृ कोशिका में 2n है गुणसूत्र, तो संतति कोशिकाओं में भी 2n ही होगा। जैसे पता है कि गुणसूत्र समान होते हैं। मनुष्य में यदि 23 जोड़ा होता है, 46 होता है, तो 46 ही होता है। ठीक है, तो जैसे मनुष्य में माना कि कितना है, 23 जोड़ा मतलब 46 है। तो इसमें ये जो विभाजन हुआ है कोशिका, फर्स्ट विभाजन में भी 46 होंगे, सेकेंड विभाजन में भी 46 होंगे। अतः समसूत्री विभाजन में क्या होता है? जो मातृ कोशिकाएं होते हैं, ये 2 कोशिकाओं में बढ़ते हैं, तो दोनों कोशिकाओं में भी गुणसूत्र की संख्या उतनी ही होती है जितना जनक कोशिकाओं में होती है। ठीक है, ये हो गया। इसे ही समसूत्री विभाजन कहते हैं, क्योंकि जो नया 2 कोशिकाओं में टूटा है, उसमें भी गुणसूत्र की संख्या बिल्कुल जनन कोशिकाओं के बराबर होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, वही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि गुणसूत्र की संख्या जनक कोशिकाओं के बराबर होती है। समसूत्री विभाजन 5 चरणों में पूर्ण होती है। समसूत्री विभाजन 5 चरणों में पूर्ण होती है। देखते हैं, एक होता है इंटरफेस। तो इंटरफेस में क्या होता है? बीच में केंद्रक होता है, केंद्रक में ये डीएनए पाया जाता है, गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, और ये जो दिख रहा है ये तारक का एक केंद्र है। ठीक है, ये इंटरफेस हो गया। फिर प्रोफेस में क्या होता है कि ये जो तारक केंद्र है, ये तारक केंद्र है, ये एस्टर के रूप में फॉर्म करने लगता है, ध्रुव के रूप में कार्य करने लगता है। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाता है, और ये जो केंद्रक में गुणसूत्र थे, ये इस तरह से बन जाते हैं 4 फलक, ये इस टाइप से संरचना में बनने लगते हैं। ठीक है, और क्या होता है कि इसमें तुर्क तंतु, ठीक है, तरकु तंतु के रूप में, यहाँ इसमें जो ये तारक का केंद्र था, वहां से एक तंतु के रूप में, फाइबर के रूप में ऐसे निकलने लगता है, और इसे जो गुणसूत्र है उसको आपस में ऐसा जोड़ता है। ठीक है, ये होता है प्रोफेस में। जब कोशिका का विभाजन हो रहा है तो ये 5 चरणों में हो रहा है। फर्स्ट चरण ये हो गया प्रारंभिक अवस्था, इंटरफेस। सेकेंड हो गया प्रोफेस। प्रोफेस में क्या होता है? ये जो तारक का केंद्र है, इसमें तंतु निकलते हैं, तंतु ये केंद्रक में गुणसूत्र है उसको आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, ये हो गया प्रोफेस।
और मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में ये एक पंक्ति में आ जाते हैं, ठीक है, सारे जो अलग अलग थे इतिर कितिर वो एक पंक्ति में आ जाते हैं और इसमें ये तंतु बने रहते हैं, ठीक है, ये मेटाफेज में होता है। और फिर मेटाफेज के बाद मेटाफेज के बाद जो एनाफेज है, तो एनाफेज में क्या होता है, अब ये विभाजन होने को होता है। तो क्या होता है कि हमारा जो मेटाफेज में ये एक पंक्ति में आ गया था तो ये 20 से डिवाइड हो जाता है, तो ये पार्ट इधर, ये पार्ट इधर और ये पार्ट इधर हो जाता है, ठीक है। तो इधर इसमें 4 फलक थे ऐसा, तो ये बीच में डिवाइड हो गया तो ये 2 फलक बचा, इधर 2 फलक हुआ, ठीक है। तो ऐसे बढ़ जाता है, ऐसा बढ़ जाता है और इसमें ये तंतु अभी विभाजन नहीं हुए हैं, तो इसमें तंतु ऐसा बना होता है। ये होता है एनाफेज। और लास्ट में होता है टेलोफेज। टेलोफेज में क्या हो जाता है, ये 2 केंद्र फिर डिवाइड हो जाते हैं और फिर इसमें बाहरी आवरण कंप्लीट आवरण उसमें घिर जाता है, तो ये होता है टेलोफेज। और इस प्रकार कोशिका का विभाजन होता है। तो समसूत्री विभाजन 5 चरणों में पूर्ण होता है, ठीक है। ये था समसूत्री विभाजन। अब हम आते हैं अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस शब्द किसने दिया है, तो फार्मर और मूरे ने दिया है। फार्मर और मूरे ने 1905 ईस्वी में दिया है। और सर्वप्रथम इसकी खोज किसने की थी, तो सर्वप्रथम इसकी खोज विजमैन ने की थी। मियोसिस शब्द किसने दिया है, तो फार्मर एंड मूरे ने दिया है। सर्वप्रथम इसकी खोज किसने की थी, विजमैन ने। और इसका विस्तृत अध्ययन किसने किया था, तो स्ट्रासबर्गर ने किया था 1888 में, ठीक है। ये 2 चरणों में पूर्ण होती है, अर्धसूत्री फर्स्ट, अर्धसूत्री सेकंड, ठीक है। कैसे 2 चरणों में, जैसे हमने क्या देखा था समसूत्री विभाजन में कि कोशिका था, ठीक है, वो विकसित हुआ, फिर दो कोशिकाओं में टूट गया, ये था समसूत्री विभाजन। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में तो फर्स्ट चरण होता है, इसके बाद ये 2 विभाजन के बाद फिर से 2 विभाजन में टूटता है और ये कंप्लीट पूर्ण अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। तो 2 चरण में होते हैं, ये फर्स्ट चरण में ये कंप्लीट नहीं हुआ रहता है, सेकंड विभाजन होता है तब ये अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो क्या होता है, इसे देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन को। ये कोशिका हो गया, उसका विकास हुआ, 2 भागों में टूट गया। लेकिन देखना, यदि यहाँ 2 गुणसूत्र था तो ये सिंगल गुणसूत्र के रूप में हो जाता है, मतलब उसका आधा हो जाता है, ठीक। जैसे यदि मानव का कितना होता है, 46 गुणसूत्र होता है, तो जब ये 2 भागों में टूटेगा तो 23 में इस कोशिकाओं में 23 होगा और इस कोशिकाओं में 23 गुणसूत्र होंगे, ठीक है। कितना, इसमें 23 होंगे और इसमें 23 होंगे, ये जब इसमें 46 हैं तो अर्थात ये क्या हो रहा, हाफ हो जा रहा है, अर्ध हो जा रहा है, इसीलिए इसे अर्धसूत्री कहते हैं। फिर जब ये 2 भागों में टूटता है तो इसका हाफ नहीं होता है, ये 23 में ही रहते हैं, ठीक है। ये भी 23 और इसमें भी 23 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। ये होता है अर्धसूत्री विभाजन। देखते हैं क्या बोला गया है सूत्री विभाजन में। अर्धसूत्री फर्स्ट में गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है, इसीलिए इसे न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। अर्धसूत्री प्रथम अवस्था में मतलब जब ये प्रथम चरण में, ठीक है, प्रथम चरण में ये फर्स्ट चरण जब 2 भाग में टूटा है, 2 कोशिकाओं में विभाजित हुआ है, तो 4 अवस्थाओं में होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। जो हम समसूत्री विभाजन में देखे थे, प्रोफेज, मेटा, एना, टेलो। प्रोफेज में क्या होता है कि इसमें क्या होते हैं, इसमें तंतु के रूप में ऐसा ज्वाइन हो जाते हैं, प्रोफेज। मेटाफेज में क्या था, मेटाफेज में ये एक पंक्ति के रूप में आ जाते हैं, ठीक है, और उसमें तंतु बने होते हैं। और फिर एनाफेज में देखे थे ये डिवाइड हो जाता है अलग अलग पार्ट में, और टेलोफेज में फाइनली डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो जो ये प्रथम चरण 4 अवस्थाओं में पूर्ण होती हैं। जो समसूत्री विभाजन में जैसा क्रम हो रहा था, जिस चरण में पूर्ण हो रही थी, सेम ऐसे ही अर्धसूत्री के फर्स्ट चरण में होती है, ठीक है। जिसमें से जो प्रोफेज होता है, प्रोफेज ये सबसे लंबी प्रवस्था होती है, जो कि 5 उप अवस्थाओं में पूरी होती है। प्रोफेज भी, इसमें अर्धसूत्री में प्रोफेज भी 5 अवस्थाओं में पूर्ण होती है, जबकि समसूत्री विभाजन में ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो अर्धसूत्री में प्रोफेज फर्स्ट 5 उप अवस्थाओं में पूरी होती है, लेप्टोनिन, जाइगोटिन,
पैकिटिन, डिप्लोटिन और डाइकिनेसिस। ठीक है, ये था अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन। ठीक है, असूत्री में क्या था, अविकसित कोशिकाओं में जो विभाजन होता था असूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में क्या था कि समसूत्री विभाजन में जब कोशिका दो भागों में बंटती हैं तो उतनी ही गुणसूत्र होती हैं जितना कि जनक कोशिकाओं की होती है। ठीक है, संतति कोशिकाओं में गुणसूत्र उतनी होती है जितना मात्र कोशिकाओं में होती है, जनक कोशिकाओं में होती है, इसलिए इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। ठीक है, ये देख लिए थे और ये 5 चरण में पूर्ण हो रही थी, इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टेलोफेस। ठीक है, फिर हमने देखा अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन में शब्द फार्मर मुरे दिए हैं, खोज विजमैन ने किया है और विस्तृत अध्ययन स्ट्रॉसबर्गर ने किया है। ठीक है, और ये 2 चरण में पूर्ण हो रही थी, अर्धसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री फर्स्ट, अर्धसूत्री सेकंड। अर्धसूत्री फर्स्ट में क्या हो रहा था कि उसका हाफ हो जा रहा था, जनक कोशिका के गुणसूत्र का हाफ हो जा रहा था, इसलिए इसको अर्धसूत्री विभाजन कह रहे थे। ठीक है, और क्या देखा, जो इसमें फर्स्ट चरण होता है, फर्स्ट चरण भी इसमें 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। उसके बाद में फिर सेकंड चरण शुरू होती है। ठीक है, लेकिन और इसमें जो फर्स्ट अवस्था होती है, जो प्रथम अवस्था होती है, ये भी 5 उप अवस्थाओं में पूरी होती है। प्रोफेज 5 उप अवस्थाओं में पूरी होती है, लेक्टोनिन, जाइगोटिन, पैकिटिन, डिप्लोटिन और डाइनेसिस। ठीक है, डाइकिनेसिस। ओके, ये था हमारा कोशिकाओं का विभाजन। अब हम देखते हैं अंतर, समसूत्री विभाजन में और अर्धसूत्री विभाजन में क्या अंतर है। ठीक है, तो देखते हैं जो समसूत्री विभाजन था, समसूत्री विभाजन में यह विभाजन कायिक कोशिकाओं में होती है। ठीक है, कायिक कोशिकाओं में होती है, और अर्धसूत्री विभाजन ये जनन कोशिकाओं में होती है। ठीक है, और दूसरा देखते हैं तो विभाजन में कम समय लगता है, समसूत्री विभाजन में कम, क्योंकि ज़्यादा नहीं था, बस एक ही चरण में कंप्लीट हो जा रहा था। कोशिका था, वृद्धि हुआ, फिर ये 2 कोशिकाओं में बढ़ गया। ठीक है, बस इतना में कंप्लीट, इसीलिए समसूत्री विभाजन होने में कम समय लगता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में अधिक समय लगता है, क्योंकि 2 चरण पूरी हो रही थी। पहले कोशिका विकसित हुआ, विकसित होने के बाद दो कोशिकाओं में बटा, ये 2 कोशिका फिर से 2 कोशिकाओं में बटा, अर्थात 4 कोशिकाओं में बटा। ठीक है, तो ये था अर्धसूत्री विभाजन, इसलिए अर्धसूत्री विभाजन में क्या लगता है, अधिक समय लगता है। हम आगे देखते हैं, इस विभाजन के द्वारा एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती। हमने देखा समसूत्री विभाजन में क्या हो रहा था, 2 कोशिकाएं बन रही थी, ये कोशिका हो गया, उसका विकास हुआ, फिर ये विकास 2 भागों में 2 कोशिकाओं में बढ़ गया, तो 2 कोशिकाएं बनती है। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में हमने क्या देखा कि ये फिर से 2 कोशिका में बढ़ती है, और ये फाइनली एक पूर्ण अर्धसूत्री विभाजन होती है, अर्थात एक कोशिका से 1 2 3 4 कोशिकाएं बने। ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम, संतति कोशिका में जनक जैसी ही गुणसूत्र होने के कारण आनुवांशिक विविधता नहीं होती है। हमने देखा समसूत्री विभाजन में कितना था, यदि गुणसूत्र 2n है तो ये जब विभाजन होती है तो वो भी 2n होगी, वो भी 2n होगी, दोनों संतति कोशिका 2n होंगे। इस वजह से जो इसमें आनुवांशिक विविधता है वो नहीं पाई जाती है। ठीक है, और यदि हम बात करें अर्धसूत्री विभाजन की, तो इसमें क्या होता है, संतति कोशिकाओं में जनकों से भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवांशिक विविधता होती है, क्योंकि ये हो गया जनक कोशिका जिसमें थे 2n गुणसूत्र, जब विभाजित हुए तो ये किस रूप में हुए, सिंगल n, उसका हाफ हो गया, और ये फिर से डिवाइड हुए तो n में ये विभाजन हुए, अर्थात ये जनक कोशिकाओं से क्या हो गई, आधी हो गई। मतलब जनक कोशिकाओं से क्या है, जनक कोशिकाओं, ठीक है, तो ये हो गया। हमने क्या देखा कि अर्धसूत्री विभाजन में क्या हो रहा था, जनक कोशिकाओं से गुणसूत्र की संख्या आधी हो रही थी, मतलब उससे अलग है, इसीलिए अर्धसूत्री विभाजन में आनुवांशिक विविधता पाई जाती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, 5वां, इसमें गुणसूत्र के आनुवांशिक पदार्थों में
अनुवांशिक पदार्थों में आदान प्रदान नहीं होता है। ठीक है, इसमें जो अनुवांशिक पदार्थ है उसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन के बीच अनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। छठा में देखें तो प्रोफेज अवस्था छोटी होती है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज अवस्था लंबी होती है। हमने देखा प्रोफेज फर्स्ट में ये कितने उप अवस्थाओं में पूरी हो रही थी, तो 5 उप अवस्थाओं में पूरी हो रही थी। ठीक है, 4 अवस्थाओं में लग रहे थे अर्धसूत्री के लिए, प्रोफेज फर्स्ट, फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ठीक, जिसमें से प्रोफेज फर्स्ट फिर 5 उप अवस्थाओं में बटी हुई थी, अतः जो प्रोफेज अवस्था है वो लंबी होती है। ठीक है, तो ये रहा कोशिका समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। तो हमारा क्लास आज यहाँ खत्म होता है। कोशिका चैप्टर पूर्णतः कंप्लीट होता है। इसके क्विज आप लोगों से करा दिए जाएंगे, आप लोग करेंगे तो क्वेश्चन बनने लगेंगे, अच्छा लगेगा। धन्यवाद।